हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा और हम करा रहे हैं 2022 के PYQ और उनका विश्लेषण कर रहे हैं। उनके शब्दों की जो कठिनाइयाँ हैं उनको हम कठिनाई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले 10 क्वेश्चन में जो हमने किया था, 10 क्वेश्चन के जो वर्ड्स किए थे कल इसी सीरीज में। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं, अगले 10 क्वेश्चन हैं 2022 के PYQ। सब्जेक्ट एजुकेशन है, UGC नेट्स एजुकेशन सब्जेक्ट PYQ। स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं हमने कई वीडियोस में PYQ कराए हैं और फिर उनके जो विश्लेषण भी चल रहा है, उनकी व्याख्या चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन के बीच में जो शब्द आए थे कठिन, उनकी व्याख्या हमने पहले सीरीज में कर ली थी। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है इनकी 24 तक क्वेश्चन मैंने लिए हैं। उनमें से मैंने जो है क्वेश्चन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर प्रयास करूँगी और मैं समझती हूँ कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो शब्द आता है वो 11वें या 12वें क्वेश्चन में आता है, वो होता है NCT। अब NCT क्या है स्टूडेंट्स? NCT का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना, उसे कहते हैं शिक्षक शिक्षा प्रणाली को से संबंधित मामलों में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव करना है। क्या काम है NCT का? जो शिक्षक शिक्षा प्रणाली के उचित मानदंड हैं और मानक हैं, उनका रखरखाव, उनसे संबंधित मामलों में जो है शिक्षा शिक्षा प्रणाली से संबंधित मामलों में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव करना है। NCT में क्या होता है स्टूडेंट? NCT में पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक चरणों तथा अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा, विशेष शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए व्यक्तियों के अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो नया जो शब्द है वो NCT के बारे में तो आप जान ही चुके हैं क्या है, और थोड़ा ही व्याख्या करने की आवश्यकता है यहाँ, बाकी तो ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। सेकंड है इंक्वायरी मॉडल। ये इंक्वायरी मॉडल, पूछताछ मॉडल क्या होता है? इसके जो जनक हैं वो हैं रिचर्ड सुचमैन द्वारा इसको प्रदान किया गया है। इनका कहना है कि यदि लोगों को अकेला छोड़ दिया जाए तो जांच का एक तरीका होता है जिसे लोग सीखते हैं। यदि लोगों को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह जांच का एक तरीका होता है जिससे लोग सीखते हैं। सुचमैन के लिए जांच एक प्राकृतिक तरीका है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जो आसपास के जो पर्यावरण होता है ना, उस पर्यावरण के बारे में आसपास से विचरण करने से सीखता है। रिचर्ड सुचमैन कहते हैं कि इंक्वायरी मॉडल इस विश्वास का समर्थन करता है कि छात्रों को स्वायत्त स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनना चाहिए। सुचमैन आगे क्या कहते हैं कि सुचमैन कहते हैं कि इंक्वायरी मॉडल छात्रों को एक घटना या समस्या के माध्यम से सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रश्न पूछने की सुविधा प्रदान करता है। एक घटना स्टूडेंट्स को दे दी गई और उन्हें कहा गया कि आप अब प्रश्न पूछिए इस घटना के बारे में, कि तुम इस घटना का जो होने के क्या कारण मानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि घटना क्यों हुई, किसने की, क्यों की। तो ये प्रश्न पूछने का एक तरीका है। और उसमें क्या होता है, जब छात्र, एक घटना दे दी गई, छात्र को ही प्रश्न पूछने हैं, छात्रों को ही सोचना है, छात्रों को ही समझना है और प्रश्न भी पूछने हैं, तो छात्रों का इसमें सक्रिय रोल होता है। छात्रों का रोल क्या होता है? सक्रिय रोल होता है, निष्क्रिय नहीं। इसमें शिक्षक नहीं ज़्यादा बोल रहा है, इसमें बोल रहे हैं छात्र बोल रहे हैं। अब उच्च क्रम की इसमें क्या, इससे क्या होता है कि उनका जो है, उनकी जो लॉजिकल माइंड है उनका डेवलप होता है स्टूडेंट्स का। तो उच्च क्रम की सोच और कौशल का विकास इसमें होता है। यह एक जांच रणनीति एक अवधारणा से संबंधित है जो व्यक्ति के सामने एक समस्या को प्रस्तुत करता है जिसका समाधान वह आसपास के वातावरण एवं परिकल्पनाओं से सीखता है। आसपास के वातावरण जो होते हैं, इसमें हम इस तरह से एक उदाहरण दे करके भी हम आपको समझा सकते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसे हमने प्ले यार्ड में छोड़ दिया, है ना। वहाँ पर बहुत सारे खिलौने रख दिए, खेलने की बहुत सारी चीज़ें रख दी, फुटबॉल रख दिए, हॉकी रख दी,
बैडमिंटन रख दिया, कुछ खिलौने भी रख दिए जो चाबी से चलने वाले वे भी रख दिए, और बच्चे को वहाँ छोड़ दिया, छोटे से बच्चे को, तो वो क्या करेगा? उन छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, जितना भी खेलने के सामान है, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, तो उनमें मतलब जो समझने लायक हो, जो बोलने लायक हो, जो थिंकिंग पावर जिनकी डेवलप हो चुकी हो वो, तो वो क्या करेगा? उन सब चीज़ों को कोई ये नहीं करेगा कि छोड़ दिया उसे अकेला कि अब तुम खेलो उनके साथ में। तो वो क्या करेगा कि ना तो किसी को फेंके, कुछ सामान को फेंकेगा, कुछ तोड़ेगा, कुछ सामानों को मतलब जांच के देखेगा कि कैसे चल रहा है, चाबी वाला कैसे चल रहा है, कोशिश करेगा कि हाँ चल रहा है, देखता हूँ खोल के, कुछ सामानों को तोड़ देगा, कुछ खिलौनों को तोड़ देगा, ऐसे करके वो एनालिसिस करेगा कि ये किस तरह से हम किस तरह से इनके साथ हम खेलेंगे, खेलने में कैसे यूज होंगे। तो ये थिंकिंग पावर उसकी खुद दो जो है बैडमिंटन में जोड़े शटल छोड़ दी, तो वो खुद देखा कि शटल का क्या यूज होगा इसमें, तो उसकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी, उस स्टूडेंट की थिंकिंग पावर डेवलप होगी। तो ये होता है इंक्वायरी मॉडल, कि अपने आप ही इंक्वायरी करना कि हाँ ये कैसे, किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक शब्द और आता है स्टूडेंट्स, वो आता है लिटरेचर अप्रोच। अब लिटरेचर अप्रोच ये कोई साहित्यिक दृष्टिकोण नहीं है। शब्द आया था 10 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन में एक शब्द और आया हुआ है जिसका आंसर सही था क्वेश्चन का, वो आया है लिटरेचर अप्रोच। अब लिटरेचर अप्रोच क्या है? लिटरेचर अप्रोच का मतलब साहित्यिक दृष्टिकोण नहीं है, ये इसका लिटरेचर मेथड है कि हम, क्योंकि लिटरेचर अप्रोच वो साहित्यिक दृष्टिकोण कोई होता ही नहीं है, ये एक मेथड है। मेथड जैसे कि हम गणित में, साइंस को, गणित को, इतिहास को अगर हम सुंदर तरीके से मेरे ख्याल में दिलचस्प तरीके से और उसको रुचिकर तरीके से पढ़ाना हो हमें किसी मतलब सब्जेक्ट को, तो हम किस तरीके से उसको पढ़ाते हैं, तो उसमें हमें क्या यूज करना होता है? लिटरेचर अप्रोच। तो इस स्टूडेंट्स ये एक शिक्षण पद्धति है, न कि शिक्षण दृष्टिकोण। तो एक नया और एक है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड ये होता है कि हमें मतलब पता तो लगाना है, हमें समस्या है, उसका समाधान तो खोजना है, कोई जो समस्या हमारे पास, जो भी कुछ परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कैसे करना है उनको? हम ऐसे नहीं कि हमें कोई ऐसी समस्या दी गई जिसका पूर्व में भी कोई संबंध स्थापित करने से उसका नया संबंध निकल जाए। कहने का मतलब है कि अनुभव आश्रित, कि हमने ये समस्या पहले हमारे सामने आई हुई है और हमने से इसका समाधान निकाला हुआ है, तो इस समस्या के समाधान के अकॉर्डिंग ही दूसरी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं अनुभव आश्रित, इसको कहते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ सही समाधान संभव हो सकते हैं, अपूर्ण लेकिन संतोषजनक निर्णय प्राप्त हो सकते हैं। कई बार हमें पहले से ही कुछ ऐसी, मान लीजिए हमने कोई समस्या हमारे सामने आई और हमें अपनी लाइफ में यदि हमें कोई समस्या आ जाती है, स्टूडेंट्स की लाइफ में सभी स्टूडेंट्स और का जो चल रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत चल रही है, तो यदि स्टूडेंट्स के सामने समस्या आती है कि भाई मैथ में हमें उसमें समस्या आ रही है, प्लस माइनस करने में आ रही है, या कोई और किसी नए फॉर्मूले में समस्या आ रही है, तो पहले हमने 6ठी क्लास में वो फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा 8th क्लास में आ गया, तो हम पहले का पूर्व ज्ञान 6ठी क्लास में हमने यूज़ किया था उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके, थोड़ा सा और उसमें वो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ना उसको, तो उसको यूज़ करके भी हम उसका हल निकाल सकते हैं, उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक शब्द और आया है 10 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? अब पोर्टफोलियो होता है व्यक्ति की क्षमताओं, अभिरुचियों, वृत्तियों तथा मूल्यों का संक्षिप्त विवरण होता है, जिसमें फोटो, सैंपल इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। जबकि रिज्यूमे में व्यक्ति की पूर्व की उपलब्धियों एवं अनुभवों का संक्षिप्त विवरण होता है। और ये पोर्टफोलियो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, फिर होता है व्यावसायिक, ऑनलाइन। व्यवसायिक का मतलब जैसे रेज्यूम टाइप, मतलब रेज्यूम जैसा देते हैं इस टाइप में पोर्टफोलियो बना लेते हैं, रेज्यूम को भी पोर्टफोलियो टाइप में बना लेते हैं। और व्यक्तिगत। अब इसमें एक चीज शब्द और आती है, ई पोर्टफोलियो। अब ई पोर्टफोलियो क्या है? ई पोर्टफोलियो से तात्पर्य है डिजिटल रूप से सुरक्षित प्रमाण पत्रों से है, जो पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण चुनिंदा कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, जो एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, उनकी प्रगति एवं उनकी संप्राप्ति विवरण प्रदान करता है। कि कुछ छात्रों ने, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ छात्र हैं, उन्होंने अपने जैसे कि खेल में या फिर संगीत में, नाटक में इन्होंने मतलब किया है, पढ़ाई लिखाई में किया है,
मतलब जैसे नाइन्थ में पास हुए तो ए ग्रेड आया, गेम में लिया तो गोल्ड मेडल मिला, किसी चीज़ में कुछ और मिला, इन सब चीज़ों का जो ये होता है इकट्ठे इनको रखे जाते हैं, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो कहते हैं, ई पोर्टफोलियो जब कह देते हैं जब इन्हें हम किसके द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं इनको, ई पोर्टफोलियो को हम जब कागज आधारित, ई पोर्टफोलियो कहते हैं कागज आधारित पोर्टफोलियो का कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक रूप है, ठीक है, जब हम इसमें फीड कर देते हैं, इसको वेब पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। इसमें हम जिसके लिए हम आए हुए शब्दों को नहीं बल्कि ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एवं मल्टीमीडिया आदि को भी शामिल किया जाता है। अब एक नया शब्द और आया था इसमें, महारा। अब महारा क्या है, ये भी ई पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सीखने के साक्ष्य जैसे कि निबंध, रिपोर्ट, कलाकृतियाँ डिजिटल रूप से संग्रह कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने सीखने की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, अपने विकास को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है महारा, ठीक है, ई पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म। अब है अंगीरा। अंगीरा का नाम रखा गया, अंगीरा ऋषि के नाम पर रखा गया है अंगीरा का। यह भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। यह एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जो भारत के अधिगम प्रबंधन प्रणाली है जो भारत के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। ये एक मुक्त स्रोत प्रणाली है और अनुकूलन के लिए, जिसका अर्थ है कि एक मुफ्त और उपयोग और अनुकूलन के लिए उपलब्ध है। अंगीरा शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करने, प्रगति करने, ट्रैक करने और सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके और फुल फॉर्म क्या है इसकी, अकादमिक नेटवर्क ग्लोबल इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज फॉर एकेडमिशियन, इसकी फुल फॉर्म है। अब कैनवास क्या है, एक कैनवास शब्द भी इसमें नया आया था। कैनवास क्या है, कैनवास ई लर्निंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों और छात्रों को एक साथ सीखने में मदद करता है। यह एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधनों, टूल, कार्यों को प्रदान करता है जो ई लर्निंग को आसान, प्रभावी बनाते हैं। कैनवास ई लर्निंग में क्या शामिल है, ऑनलाइन कोर्स, संचार उपकरण, ईमेल, चैट आदि, असाइनमेंट और ग्रेडिंग, बच्चों को असाइनमेंट देना, कार्य देना और फिर उनको ग्रेडिंग देना। कैनवास स्टूडियो, यहाँ इस स्टूडियो कैनवास स्टूडियो होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं शिक्षक अपने स्वयं के वीडियो बनाते हैं। और कैनवास क्रेडेंशियल में क्या होता है, छात्र अपनी शैक्षणिक और कौशल निर्माण यात्रा का नक्शा बनाने के लिए कैनवास क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकता है। और एक नई चीज़ और होती है कैनवास कैटलॉग। इसमें क्या करते हैं, शिक्षक अपने कोर्स को बढ़ावा देने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कोर्स को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कोर्स की पब्लिसिटी करने के लिए, कोर्स को बढ़ावा देने का मतलब कोर्स की पब्लिसिटी करने के लिए इसको कैनवास कैटलॉग बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। 10 से लेके 24 क्वेश्चन तक के जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे उनकी व्याख्या हमने कर ली है। हे स्टूडेंट्स, योर जर्नी विल बी द ग्रेट जर्नी एंड you will definitely succeed in this journey UGC NET। तो स्टूडेंट्स, माता पिता का सम्मान कीजिए, टीचर का सम्मान कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिना टेंशन के पेपर की तैयारी करिए। बाय बाय।